आप बिल्कुल ना घबराएं, YouTube पर भी आवाज़ आ रही होगी। मैंने वहाँ पर चीज़ों को सही कर दिया है, तो YouTube पे भी आवाज़ आ रही होगी। जो YouTube स्टूडेंट है प्लीज़ चेक कर लें। YouTube स्टूडेंट प्लीज़ चेक कर लें, आवाज़ आ रही है। YouTube स्टूडेंट प्लीज़ चेक कर लें, आवाज़ आ रही है। आ रही है दोस्तों, चलो। तो मैं ये कह रहा हूं, ऑल कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम क्वेश्चंस और स्टडी मैट के क्वेश्चन, यही चीजें मैंने बताई हैं। अब आ जाओ, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले विनायक जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने लेट ज्वाइन किया। हेयर AS 19 इज नॉट एप्लीकेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 यहां पर अप्लाई नहीं होता। अकाउंट में आप जो भी पढ़ते हो सब भूल जाओ। SFM के अंदर केवल और केवल फाइनेंस की बात होगी, कैश फ्लो की बात होगी, इनफ्लो की बात होगी, आउटफ्लो की बात होगी। देन इसके बाद पॉइंट नंबर ए मैंने आपको बताने जा रहा हूं, लीज इज एन एग्रीमेंट इन विच देयर आर टू पार्टीज, वन इज द लेसर, सेकंड इज द लेसी। इसके अंदर दो पार्टी होती है, एक लेसर और एक लेसी। लेसर एसेट का ओनर होता है एंड प्रोवाइड करता है एसेट टू लीज ऑन लीज रेंट, ठीक है। और लेसी क्या करेगा भाई, लेसी क्या करेगा, एसेट को एक्वायर्ड करेगा। लेसी लेसर से एसेट के राइट टू यूज को एक्वायर्ड करेगा और उसके अगेंस्ट उसके बदले में लीज रेंट पे करेगा। सिंपल सी बात, एक है लेसर, एक है लेसी। लेसर एसेट देगा, लेसी को एसेट मिल जाएगी और लेसी उसे एक पर्टिकुलर टाइम तक यूज करता रहेगा। और उस यूज करने के लिए जो कंसिडरेशन है, दोस्तों, उसका नाम है इस चैप्टर में लीज रेंट। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में कवरेज क्या क्या है, तो इस चैप्टर में चार चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो चार चीजें क्या है, दो चीजें लेसी के एंगल से और दो चीजें लेसर के एंगल से, दो चीजें लेसी के एंगल से, दो चीजें लेसर के एंगल से। दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि लेसर के एंगल से क्या है और लेसी के एंगल से क्या है, तो लेसी के एंगल से दो चीजें। नंबर वन कि लेसी एसेट को बैंक लोन से भी ले सकता है एंड लीज पे भी ले सकता है, तो हमें उसका कंपैरिजन करना है। और दूसरा इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि लेसी के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है लीज ऑप्शन के अंदर और बैंक लोन ऑप्शन के अंदर, वो दोनों की दोनों सेम रिजल्ट प्रोवाइड करें। सेम रिजल्ट का मतलब दोनों ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो क्या आए, सेम आए दोस्तों। और लेसर के एंगल से दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक का नाम है एनपीवी टू लेसर। एनपीवी टू लेसर का मतलब दैट इज ए कैपिटल बस्टिंग। जो भी आप कैपिटल बस्टिंग में करते थे वो एनपीवी टू लेसर, लेसर के एंगल से एनपीवी हम फाइंड आउट करेंगे। और लेसर के लिए एसेट लीज पे देना एक कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन है। और दूसरी बात, हम लेसर के लिए ये चेक करेंगे कि लीज रेंट वो क्या चार्ज करे, जिससे कि उसकी रिक्वायर्ड रिटर्न फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए। और लास्ट में एक छोटा सा नोट्स है, लोन की इंस्टॉलमेंट और रीपेमेंट शेड्यूल। आओ दोस्तों, पहला टॉपिक आपके साथ शुरू करते हैं, कंपैरिजन ऑफ लीज ऑप्शन एंड बैंक लोन ऑप्शन। तो दोस्तों, सिंपल सी बात, एक पर्सन है, हमें उसके एंगल से डिसीजन लेना है। एक पर्सन होता है यहां पर, उसके एंगल से मुझे ये डिसाइड करना है कि जो एसेट है वो लीज पे लेके यूज करें या दोस्तों लीज पे लेके यूज करें, या फिर हम बैंक लोन ले और उस एसेट को परचेज कर लें। तो अगर हम लीज पे लेने की बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं लीज ऑप्शन। और अगर हम बैंक लोन लेके परचेज की बात करते हैं, तो उसे बोलते हैं बैंक लोन ऑप्शन। दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों दो ऑप्शन है, दोनों को कंपेयर करना है।
दोनों के अंदर क्या करेंगे, वी फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर बैंक अंडर बोथ ऑप्शन, और ऑप्शन हैविंग लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो विल बी सिलेक्टेड। क्या करेगा भाई पर्सन, क्या करेगा भाई पर्सन, क्या करेगा फर्स्ट टॉपिक में पर्सन क्या करेगा, फर्स्ट ऑप्शन लीज ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बैंक लोन ऑप्शन। हम लीज ऑप्शन के अंदर पर्सन के एंगल से, लेसी के एंगल से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो फाइंड आउट कर लेंगे, बैंक लोन ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइनली उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे, फाइनली उस ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो मिनिमम होगा, कम होगा, लोअर होगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह आती है कि हाउ टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर बोथ ऑप्शन। तो दोस्तों यहां पर एक ही बात ध्यान करना, यहां पर एक ही बात ध्यान करना कि लीज ऑप्शन के अंदर 2 कैश फ्लो होते हैं, बैंक लोन के अंदर 5 कैश फ्लो होते हैं। लीज के अंदर 2, बैंक के अंदर 5। एक बार जोर से बोल दो, अनम्यूट करके ये बात आप बोल दो, क्योंकि ये बात आपको एग्जाम तक रहनी चाहिए याद। अपना माइक अनम्यूट करके सभी की सभी मैं खुद आपको राइट देता हूं, ये बात मेरे साथ बोलो, लीज के अंदर 2 चीजें, बैंक लोन के अंदर 5 चीजें। यस, ये आपको एग्जाम तक याद रखना है, एग्जाम तक, कि लीज के अंदर 2 चीजें होती हैं, बैंक लोन के अंदर 5 चीजें होती हैं। यस यस यस, थैंक यू। सभी की सभी म्यूट कर ले, आगे मैं सेशन को बढ़ाता हूं। तो लीज के अंदर 2, बैंक के अंदर 5। मैं ये क्यों आपको याद करने को बोल रहा हूं, मैं इसलिए याद करने को बोल रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कहां से करें। लेकिन अगर आपको ये चीज याद होगी कि लीज के अंदर 2 चीजें होती हैं, बैंक लोन के अंदर 5 चीजें होती हैं, तो देन आपको क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आओ अब जानते हैं लीज के अंदर 2 चीजें कौन सी होती है। तो फर्स्ट वन, पेमेंट ऑफ लीज रेंट। फर्स्ट वन, भाई मैंने अगर एसेट को लीज पे लिया है तो मुझे रेंट देना पड़ेगा, तो मैं जो लीज रेंट पे करूंगा वो मेरे लिए आउटफ्लो होगा, वो मेरे लिए क्या होगा, आउटफ्लो होगा। एंड नंबर 2, टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट, क्योंकि लीज रेंट का पे होना लेसी के लिए एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो वो P&L में डेबिट करेगा और उसे टैक्स की क्या मिलेगी, सेविंग मिलेगी। तो कहने का मतलब लीज के अंदर 2 चीजें कौन सी, नंबर 1 लीज रेंट की पेमेंट आउटफ्लो, टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट इनफ्लो। आओ चलते हैं बैंक लोन ऑप्शन पे, आओ चलते हैं बैंक लोन ऑप्शन पे। बैंक लोन ऑप्शन, ए पर्सन टेक बैंक लोन एंड परचेज एसेट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक लोन ऑप्शन के अंदर 5 कैश फ्लो क्या होंगे। तो नंबर 1, आपने जो लोन लिया होगा उसका प्रिंसिपल वापस करना होगा, तो पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आउटफ्लो होगा। प्रिंसिपल के ऊपर टैक्स सेविंग नहीं मिलती क्योंकि ये कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल पेमेंट है, लोन की रीपेमेंट है। लेकिन आप जब किसी से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा मेरे दोस्तों। लेकिन इंटरेस्ट एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो इंटरेस्ट के ऊपर हमें एज ए ओनर टैक्स की क्या मिलेगी, सेविंग मिलेगी दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आउटफ्लो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन आउटफ्लो, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग क्या होगा, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग इनफ्लो होगा। और दोस्तों बैंक का लोन लेके हमने एसेट को परचेज किया, अब मैं मालिक हूं क्योंकि मैं लोन तो धीरे धीरे पे कर ही दूंगा। अब मैं मालिक हूं तो मालिक होने की वजह से ओनर की बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। भाई साहब डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है जिसका अपना तो कोई कैश फ्लो नहीं है, लेकिन जब ये P&L में डेबिट होता है तो हमें टैक्स की सेविंग देता है। तो 4th इनफ्लो होगा मेरा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। और 5th पॉइंट, लीज के अंदर जब हम एसेट लीज पे लेते हैं तो 5 साल या 4 साल जो भी टाइम पीरियड है एसेट वापस लेसर के पास चली जाती है। लेकिन बैंक लोन ऑप्शन में हम मालिक होते हैं, 5 साल यूज करने के बाद भी एसेट मेरे पास रहती है। तो दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं
कि लीज पीरियड के इक्विवेलेंट पीरियड के बाद हम बैंक लोन ऑप्शन में अपनी एसेट को बेच देंगे और बेचने से जो भी आएगा उसे हम बोलेंगे सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स। तो दोस्तों बैंक लोन के अंदर 5 चीजें होती हैं, मैंने आपको दिखाई और मैं बार बार यही बोल रहा हूं, ये बात याद कर लो, क्वेश्चन के आंसर करने में आसानी मिलेगी आपको, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। 5 चीजें याद करो, लीज के अंदर 2, बैंक के अंदर 5। भाई 2 और 5, 2 कौन? लीज रेंट और टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट। बैंक लोन के अंदर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स। देन इसके बाद अब ये कैश फ्लो तो आ गए, 2 और 5 कैश फ्लो आ गए, लेकिन ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे होंगे। अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी? कंपैरिजन करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे? इन सब की दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद दोनों ऑप्शन के अंदर कुछ इनफ्लो है, कुछ आउटफ्लो है, तो देन हम दोनों ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो फाइंड आउट कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो फाइंड आउट कर लेंगे। और दोस्तों जिस तरीके से इस चैप्टर के अंदर पहला पॉइंट ये याद करने का था कि लीज के अंदर 2 चीजें होती हैं, बैंक लोन के अंदर 5 चीजें होती हैं, तो दूसरा पॉइंट ये याद करने का है कि हम जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम जो बैंक लोन ऑप्शन और लीज ऑप्शन के अंदर कंपैरिजन करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान करने की है, वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट रेट क्या होगी? वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट रेट होगी लेसी की रिक्वायर्ड रिटर्न। क्या होगी? लेसी की रिक्वायर्ड रिटर्न। और यहां पर एक बात और ध्यान करना है, इस पॉइंट नंबर 2 को फर्दर याद कर लो। क्या? फर्स्ट वन लेसी की रिक्वायर्ड रिटर्न, लेकिन कई बार क्वेश्चन में लेसी की रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं दे रखी होती। तो अगर दोस्तों लेसी की रिक्वायर्ड रिटर्न ना होना, लेसी की रिक्वायर्ड रिटर्न अगर ना हो, तो मैं आपको कहता हूं कि आप इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ टैक्स यूज करना। क्या यूज करना? बैंक लोन की जो इंटरेस्ट रेट होगी ना, उसको नेट ऑफ टैक्स। और फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टैक्स, इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में टैक्स। दोस्तों अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि ये सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स कैसे फाइंड आउट होती है। वैसे तो मैं कैपिटल बस्टिंग के अंदर, लीजिंग के अंदर, लेकिन मैराथन के अंदर 1 बाय 1 मुझे ऑल कवर करना है। तो सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स क्या होती है भाई? सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स, मान लेते हैं मेरी WDV 5000 है। WDV कैसे आती है दोस्तों? WDV आती है कॉस्ट जो भी है माइनस डेप्रीशिएशन। तो कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन माइनस करें, देन WDV आ जाएगी। और हमने माना टैक्स रेट कितनी है? 30% है। अब इसके बाद सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स में मैं ऑल केस कवर करता हूं। क्या? फर्स्ट वन, मान लो हमारी सैल्वेज वैल्यू 6000, दूसरा केस 5000, तीसरा केस 4000। भाई कोई भी हो, इन तीनों के अंदर कवर हो जाएगा। या तो सैल्वेज वैल्यू WDV से कम होगी, या इक्वल होगी, या ज्यादा होगी। आओ अब पहला केस, अगर मेरी सैल्वेज वैल्यू 6000 है तो कोई दिक्कत नहीं, इस केस में 1000 का कैपिटल गेन आ जाएगा, 30% की टैक्स रेट, 300 रुपए टैक्स आ गया। तो 6000 मुझे एसेट बेचने से आया था, 300 रुपए गवर्नमेंट ले गई, नेट मेरे पास इनफ्लो क्या होगा? 5700। सेकंड केस 5000 आया, 5000 ही WDV, तो कैपिटल गेन क्या हो गया? 0 हो गया। टैक्स क्या हो गया? 0 हो गया। गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देना पड़ा, तो इसका मतलब 100% 5000 हमारा इनफ्लो हो गया, गवर्नमेंट को कुछ देने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस, हमारी सैल्वेज वैल्यू 4000। अच्छा जी, एसेट बेचने से कितना आया? 4000 आया, लेकिन WDV क्या है? बुक्स की WDV क्या है? 5000। तो इसका मतलब 1000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। और जैसे गेन के ऊपर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लॉस के ऊपर हमें टैक्स की सेविंग मिलेगी, टैक्स की सेविंग। तो 300 इज द टैक्स सेविंग। तो 4000 तो मेरा आउट इनफ्लो है ही है,
प्लस 300 और इनफ्लो होगा, तो मेरा टोटल इनफ्लो होगा 4300 का। तो ये सैल्वेज वैल्यू का पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में बस ये याद करना कि लीज के अंदर 2 चीजें होती हैं, बैंक लोन के अंदर 5 चीजें होती हैं। लीज के अंदर 2, बैंक लोन के अंदर 5, और एंड इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए लेसी की रिक्वायर रिटर्न यूज करते हैं। और अगर लेसी की रिक्वायर रिटर्न ना हो, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ टैक्स यूज करेंगे। आओ इसके बाद क्वेश्चन है, आप टेंशन ना लें, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, लिखा हुआ है द लीज रेंट मे बी पेबल एट द बिगिनिंग, मिडल, एंड ऑफ द ईयर। कहने का मतलब क्या दोस्तों, कहने का मतलब ये कि आपका जो लीज रेंट है वो बिगिनिंग में भी पे हो सकता है, मिडल में भी पे हो सकता है, एंड में भी पे हो सकता है, लेकिन जो टैक्स सेविंग होगी ना, टैक्स सेविंग होगी वो हमेशा एट एंड मिलेगी, अब जैसे लीज रेंट 50,000 रुपए का बिगिनिंग में है, लेकिन टैक्स सेविंग कब होगी, 40%, 20,000। ये ध्यान करना, ये 0 to 4 का मतलब क्या, 5 ईयर लीज पीरियड है, और बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट ईयर का रेंट T0 पे जाएगा। इस तरीके से ये 0 to 4 होगा, और 20,000 0 to 5 होगा। और ध्यान करना, जिस क्वेश्चन में लीज रेंट बिगिनिंग में पे होगा वहां पर आप लीज रेंट और टैक्स को नेट नहीं कर सकते। नेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का अराइज होने का जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो डिफरेंट है। एक 0 से 4 है, एक 0 से 5 नहीं, 1 से 5। ये 0 से 5 नहीं, 1 से 5, 1 से 5। एक है 1 to 5, एक है 0 to 4। तो ये दोस्तों आपको एक फर्दर पॉइंट छोटा सा याद करना है। लास्ट में अगर सेशन में टाइम बचेगा तो ये सारे समरी पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी तक पहला पॉइंट हुआ लीज में 2 चीजें, बैंक लोन में 5 चीजें। दूसरा पॉइंट हुआ लेसी की रिक्वायर रिटर्न यूज करेंगे, लेसी की रिक्वायर रिटर्न ना हो तो इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ टैक्स यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि लीज रेंट कभी भी पे हो, बिगिनिंग में पे हो, तो हम अपना टैक्स सेविंग एट एंड हमेशा कंसीडर करेंगे। आओ आगे। और ये देख रहे हो तुम, ये 0 to 4, 0 to 4 का मतलब हम 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, हम 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एक पर्टिकुलर रेट पे और एक पर्टिकुलर रेट पे 4 के ले लेंगे। 0 to 4 का मतलब 0 के लिए 1 और एक पर्टिकुलर रेट पे एन्युटी फैक्टर ले लेंगे 1 से 4 के, और 1 से 5 तो आप पहले से ही जानते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और आगे बढ़ जाना है। तो ये क्वेश्चन है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं मेरे साथ रेगुलर क्लास में, लेकिन मैराथन में मैं आपको मेन पॉइंट, मेन कंसेप्ट कवर करते हुए आगे लेके जाऊंगा। तो अभी तक 3 मेन पॉइंट निकल के आते हैं। फर्स्ट वन लीज के अंदर 2 चीजें होती हैं, बैंक लोन के अंदर 5 चीजें होती हैं। यहां पर प्रेजेंट वैल्यू के लिए लेसी की रिक्वायर रिटर्न होगी, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स होगी अगर लेसी की रिक्वायर रिटर्न ना हो। लीज रेंट अगर बिगिनिंग में हो तो सावधान, लीज रेंट अगर बिगिनिंग में हो तो सावधान रहना भाई। लीज रेंट अगर बिगिनिंग में हो सावधान, लीज रेंट अगर बिगिनिंग में हो सावधान हो जाना। सावधान क्या होना है, लीज रेंट अगर बिगिनिंग में होना तो लीज रेंट सेपरेटली प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना और टैक्स सेविंग की सेपरेटली। आओ सेकंड पॉइंट, लेसी के एंगल से सेकंड पॉइंट क्या है, इसका नाम इनडिफरेंस पॉइंट। किसके बीच में, लीज ऑप्शन, इनडिफरेंस पॉइंट इन बिटवीन लीज ऑप्शन एंड बैंक लोन ऑप्शन। तो दोस्तों ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये लीज ऑप्शन और बैंक लोन ऑप्शन के बीच में इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, अब लेसी ये जानना चाहता है कि लेसर से बार्गेनिंग करके मैं क्या लीज रेंट अपने मन में
लेके चलूं जिससे कि वो बैंक लोन ऑप्शन को इक्वल कर दे। बैंक लोन ऑप्शन को इक्वल करने का मतलब जो हमारा बैंक लोन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो आ रहा है उतना ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर लीज आए, ऐसा लीज रेंट फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सुनो, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है बैंक लोन ऑप्शन और लीज ऑप्शन का कंपैरिजन, उसके अंदर बैंक लोन ऑप्शन में कितनी चीजें होती है, 5। तो उन्हीं 5 चीजों को लेते हुए प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स, उन्हीं 5 चीजों को लेते हुए मैं इस टॉपिक के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर बैंक लोन ऑप्शन नॉर्मल वे में फाइंड आउट कर लूंगा। मैं ये नॉर्मल वे में फाइंड आउट कर लूंगा एज पर कंसेप्ट डिस्कस इन टॉपिक नंबर 1। लेकिन जैसे ही तुम्हारा दोस्तों बैंक लोन ऑप्शन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो आएगा तो सेकंड काम क्या करोगे, लीज के अंदर 2 चीजें होती हैं, पहली चीज लीज रेंट, दूसरी चीज टैक्स सेविंग। तो हम दूसरा काम ये करेंगे दोस्तों, लीज रेंट को एक्स मानते हुए बाय एज्यूमिंग लीज रेंट इक्वल टू एक्स, देन वी फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वही पहले वाला काम, बस इतना सा चेंज है कि लीज रेंट की यहां वैल्यू नहीं दे रखी होगी, हम उसे एक्स मानते हुए और टैक्स सेविंग फाइंड आउट करते हुए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो निकालेंगे अंडर लीज। और अंडर बैंक लोन ऑप्शन तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके होंगे 5 चीजों को लेके। देन इसके बाद इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर 2 ऑप्शन सेम रिजल्ट प्रोवाइड करें, और दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर लीज को इक्वल रख देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर बैंक लोन ऑप्शन के, और आफ्टर दैट वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। मेरे दोस्तों आओ अब इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल, क्या हुआ छोटे से एग्जांपल में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर बैंक लोन हमने 5 लाख मान लिया। ये 5 लाख कैसे निकल के आया होगा, ये 5 लाख 5 चीजों की नेट प्रेजेंट वैल्यू से आया होगा, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स। तो ऐसे ही फिर मैंने क्या करा, लाइफ मान ली 5 ईयर, टैक्स रेट 40%, रिक्वायर रिटर्न 10%। अच्छा, लीज रेंट क्या माना, एक्स माना, यस एक्स माना। फिर मैंने लीज रेंट को नेट ऑफ टैक्स कर लिया, तो टैक्स देने के बाद, टैक्स सेविंग लेने के बाद 0.60x आ गया। देन इसके बाद मैंने यहां पर नेट क्यों किया, क्योंकि लीज रेंट एट एंड है, तो जब एट एंड हो तो आप उसे नेट कर सकते हो, लेकिन खबरदार बिगिनिंग में कभी भी नेट ना करना मेरे दोस्तों। अब इसके बाद मैंने जो 0.60x फाइंड आउट किया था, हम उसकी 10% की रेट पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आ गई 2.274x। देन हम क्या करेंगे, इस 5 लाख रुपए को, इस 5 लाख की वैल्यू को, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर बैंक लोन ऑप्शन है, 2.274x के इक्वल रख देंगे, और इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और दोस्तों मैं इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद यह कहना चाहता हूं कि ये जो 2,90,877 की फिगर है, इसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो अंडर बैंक लोन ऑप्शन दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर मेरा लीज रेंट रेसर के द्वारा जो ऑफर किया जाता है, अगर मेरा लीज रेंट लेसर के द्वारा जो ऑफर किया जाता है इस 2,90,877 से ज्यादा होता है, तो लीज के अंदर प्रेजेंट वैल्यू नेट आउटफ्लो ज्यादा आ जाएगा, बैंक के अंदर कम आ जाएगा। कहने का मतलब लीज रेंट की इस फिगर पे, लीज रेंट के इस अमाउंट पे दोनों ऑप्शन सेम रिजल्ट देंगे,
दोनों ऑप्शन सेम रिजल्ट देंगे। और इससे ज्यादा लीज रेंट है तो लीज सही नहीं है, इससे कम लीज रेंट है तो लीज हमारा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये फाइंड आउट होने वाली फिगर, ये फाइंड आउट होने वाली लीज रेंट की फिगर इनडिफरेंस पॉइंट पे है। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो क्या होगी, सेम होगी। तो दोस्तों लेसी के एंगल से बस दो ही बातें याद करने की हैं कि भैया लीज ऑप्शन में 2 चीजें होती हैं, बैंक लोन ऑप्शन में 5 चीजें होती हैं। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेसी की रिक्वायर रिटर्न यूज होती है, और लेसी की रिक्वायर रिटर्न ना दे रखी हो तो दोस्तों क्या होगा जरा आप बता दो मुझे, चैट में लिख के बता दो, आप मुझे चैट में लिख के बता दो, या माइक अपना अनम्यूट करके बता दो, या चैट में लिख के बता दो। दिवेश झा ने बताया इंटरेस्टेड यूज करेंगे नेट ऑफ टैक्स, बहुत बढ़िया। एनी अदर? चलो दोस्तों, आप चैट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैट में भी लिख सकते हैं, नॉट एन इश्यू। यू राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है। ये मैं कैपिटल बस्टिंग के और लीजिंग के दोनों की दोनों नोट्स टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर देना। और जैसे ही मैं कहता हूं कि मेरा लीजिंग चैप्टर खत्म विद मैराथन, तो दोस्तों आपके 25 नंबर कंप्लीट एज पर योर स्टडी मटेरियल। सेक्शन नंबर ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन 100% आपका कंप्लीट है आफ्टर टुडे सेशन विच नेम लीजिंग मैराथन। दोस्तों आओ अब आगे चलते हैं। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, बहुत ही सुंदर नोट्स है जी। आओ, अब एक बीच में छोटा सा टॉपिक आता है, एक्चुअल में ये टॉपिक नहीं है, ये कैलकुलेशन पार्ट है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, लोन इंस्टॉलमेंट एंड रीपेमेंट शेड्यूल। कई बार क्या होता है, बैंक लोन ऑप्शन के अंदर लोन की इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं और रीपेमेंट शेड्यूल क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट अलग करना पड़ता है, प्रिंसिपल अलग करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट में। क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर सरकार जो ये मोदी सरकार है, मोदी नहीं मतलब कोई भी सरकार हो, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स की सेविंग मिलती है। ये इनकम टैक्स वाले इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स की सेविंग देते हैं, इसलिए हमें इंस्टॉलमेंट के 2 टुकड़े करने होते हैं, वो रीपेमेंट शेड्यूल बना के होते हैं। जया प्रजापति जी कह रही है कैपिटल बस्टिंग का 3rd पार्ट कब आएगा? आपको इस संडे तक अपलोड मिल जाएगा, इस संडे तक आपको अपलोड मिल जाएगा, आप टेंशन ना ले, मुझे सब याद है। आओ, लोन 10,000, 10% की रेट टाइम 5 ईयर, 1 लाख है, ये 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख रुपए है। आगे बढ़ो, इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी? दोस्तों इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है जो भी लोन का अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, दोस्तों। और इसके बाद ये आपका क्या आ गया? 26,385 इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया, दैट इज 1 लाख। हमने क्या करा? 1 लाख को डिवाइड किया, 1 लाख को डिवाइड करा किससे? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% की रेट और 5 ईयर पे, 10% की रेट और 5 ईयर पे। तो हमारी पर एनम इंस्टॉलमेंट क्या आ गई? 26,385। और रीपेमेंट शेड्यूल कैसे बनता है भाई साहब? रीपेमेंट शेड्यूल बनता है 5 है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले लिखो बिगिनिंग लोन 1 लाख, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस कर दो इंटरेस्ट, और इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो
इस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, देन आपके पास क्लोजिंग अमाउंट ऑफ लोन आ जाएगा, देन वो बिगिनिंग बन जाएगा, फिर इंटरेस्ट। इस तरीके से 5 ईयर का आप करते रहो और लास्ट में 5th ईयर के बाद वैल्यू 0 आनी चाहिए। और उसके बाद ये जो इंटरेस्ट की फिगर है, आप इसके ऊपर क्या निकालेंगे, टैक्स की सेविंग निकालेंगे, क्योंकि बैंक लोन ऑप्शन में जो 5 चीजें होती हैं उसमें भोले बाबा की तीसरी आंख, शिवजी जी की तीसरी आंख, बैंक लोन ऑप्शन के अंदर तीसरी चीज क्या होती है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। तो रीपेमेंट शेड्यूल बनाने के बाद आपको पता लग जाएगी। आगे आ जाओ। लेकिन पता है कई बार क्या होता है भाई साहब, लोन की इंस्टॉलमेंट एंड में ना होके बिगिनिंग में हो जाती है। कई बार लोन की इंस्टॉलमेंट टू बी पेबल एट द बिगिनिंग, तो घबराना नहीं। अगर भैया बिगिनिंग में हो ना, तो इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए लोन अमाउंट को डिवाइड करना, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, तो यहां पर करना 0 से 4, क्योंकि बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट 0 पे चली जाएगी, तो 0 to 4। और 0 to 4 कैसे करोगे, 1 to 4 जो है उसमें अलग से 0 के लिए 1 ऐड कर दोगे। हाँ सर समझ आ गया, आगे बढ़ो। यस, मैं रिवीजन करवाने आया हूं। मैराथन का मतलब एक लंबी दौड़, लंबी रेस। रिवीजन कर लो, रिवीजन, और एग्जाम तक सारी रिवीजन हो जाएगी। ये 1 लाख को 4.17 से डिवाइड किया, ये 4.17 क्या है, ये है 1 प्लस 3.17। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3.17? 3.17 इज द प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर कब के, 1 to 4 के। चलो जी दोस्तों, इसी तरीके से अब आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई 23,981। तो आप इसका रीपेमेंट शेड्यूल बनाने के लिए क्या करोगे, आप इसका 1 लाख रुपए का लोन है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि 0 का टाइम लैप्स पे इंटरेस्ट लगता है, टाइम के बीत जाने पे इंटरेस्ट लगता है। जब टाइम ही नहीं बीता, हमने लोन लेते ही इंस्टॉलमेंट दे दी 23,981, 26,019। रियल लाइफ में क्या होता है, इसे बोलते हैं एडवांस ईएमआई। इस रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, एडवांस ईएमआई। इक्वल मंथली है तो यहाँ पे ईयरली, एडवांस इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। तो बैंक वाला हमें लोन में से इंस्टॉलमेंट काट के ही पे कर देता है। तो देन इसके बाद अपना फर्दर 4 सालों का रीपेमेंट शेड्यूल आप बना लेना, 4 सालों की टैक्स सेविंग आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे यहां तक की चीजें लेसी के एंगल से खत्म हो जाती हैं। अब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है किसके एंगल से, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है किसके एंगल से, लेसर के एंगल से। और सर जी, जिसने कैपिटल बस्टिंग चैप्टर पढ़ा है, तो लेसर के एंगल से ये चैप्टर 100% इक्वल टू कैपिटल बस्टिंग है। जिस तरीके से आप कैपिटल बस्टिंग में एनपीवी निकालते थे, जिस तरीके से कैपिटल बस्टिंग में आप आईआरआर निकालते थे, सेम वैसे ही कैपिटल बस्टिंग में एनपीवी एंड आईआरआर लेसर के एंगल से हम लीजिंग चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। अब फिर वही भाई, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होंगे, तो हम सबसे पहली बात हम एनपीवी टू लेसर निकालेंगे फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। और यहां पर ध्यान देना, जब लेसी के एंगल से क्वेश्चन होता था तो रिक्वायर्ड रिटर्न लेसी की होती थी, और जब लेसर के एंगल से आप अपनी एनपीवी फाइंड आउट करेंगे तो वी यूज आरआर का मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ लेसर एज डिस्काउंट रेट। ये आपको ध्यान देना है। अब बात ये आती है कि अबव कैलकुलेटेड एनपीवी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। और एनपीवी टेक्निक आपने पढ़ी हुई है, एनपीवी अगर पॉजिटिव आए
तो हम एसेट को लीज पे देंगे, एनपीवी अगर नेगेटिव आए तो एसेट को लीज पे नहीं देंगे, एनपीवी अगर जीरो आए तो एसेट को लीज पे देंगे या नहीं देंगे, इसका डिसीजन हम नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पे करेंगे, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पे करेंगे। आगे आओ आगे, ठीक है ना, आगे आओ। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि भैया कैश फ्लो क्या आएंगे, एनपीवी टू लेसर फाइंड आउट करते समय कैश फ्लो क्या आएंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, 5 चीजें याद कर लो, 5 चीजें खुद सोच के देखो। लेसर जब एसेट को लेसी को देगा तो एसेट खुद परचेज करेगा, तो परचेज कॉस्ट ऑफ एसेट आउटफ्लो, और बदले में क्या मिलेगा, लेसर को बदले में लीज रेंट मिलेगा, रिसीवेबल इनफ्लो, और उसके बाद टैक्स पेमेंट ऑन लीज रेंट आउटफ्लो, टैक्स पेमेंट ऑन लीज रेंट आउटफ्लो, क्योंकि अगर आपको लीज रेंट इनकम है तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन आप खुद ओनर है एज ए लेसर, तो आपको इस डेप्रिसिएशन के ऊपर क्या मिलेगी, टैक्स की सेविंग मिलेगी। और कंपैरिजन करने के लिए आप अपनी एसेट को सेल मानेंगे और सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स भी आपका क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो दोस्तों लेसर के एंगल से पहली बात, ये कैपिटल बस्टिंग का डिसीजन है, और इसके अंदर कितनी चीजें होती हैं, 5 चीजें होती हैं। फर्स्ट, परचेज कॉस्ट ऑफ एसेट आउटफ्लो, लीज रेंट रिसीवेबल इनफ्लो, लीज रेंट रिसीवेबल इनफ्लो, लीज रेंट रिसीवेबल इनफ्लो, टैक्स पेमेंट ऑन लीज रेंट आउटफ्लो, टैक्स पेमेंट ऑन लीज रेंट आउटफ्लो, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन इनफ्लो, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन इनफ्लो, और सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स क्या, इनफ्लो। हम इन सब की लेसर का, हम इन सब की लेसर की रिक्वायर रिटर्न का यूज करके, हम लेसर की रिक्वायर रिटर्न का यूज करके फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, लेसर की रिक्वायर रिटर्न का यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे हम फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों क्या, हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, प्रेजेंट वैल्यू सभी की लेसर की रिक्वायर रिटर्न यूज करके लेसर की। देन उसके बाद मुझे पता लग जाएगा कि मेरी एनपीवी क्या है दोस्तों। तो ये आप बड़े ध्यान से चेक करें। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं, आओ दोस्तों। बस लेसर के एंगल से भी 5 चीजें होती है जो आपको ध्यान से देखनी है। अब आप IRR निकालो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। मैं आपको एक लास्ट टॉपिक पे लेके चलता हूं, ये देखो। कहता है लेसर के एंगल से लीज रेंट हम क्या चार्ज करें, कहता है लेसर के एंगल से, कहता है लेसर के एंगल से हम लीज रेंट क्या चार्ज करें, लेसर के एंगल से हम लीज रेंट क्या चार्ज करें, जिससे कि लेसर के एंगल से लीज रेंट क्या चार्ज करें जिससे कि लेसर की रिक्वायर रिटर्न फुल्ली सेटिस्फाई हो। तो हम जानते हैं एनपीवी अगर जीरो आती है, हम जानते हैं एनपीवी अगर जीरो आती है तो दैट मीन्स, एनपीवी अगर जीरो आती है तो दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स दोस्तों कि जीरो एनपीवी का मतलब ये है कि लेसर को 100% अवेलेबल रिटर्न जो मिल रही है वो उसकी रिक्वायर्ड के इक्वल है, वो उसकी रिक्वायर्ड के इक्वल है। तो अगर लेसर के लिए लीज रेंट फाइंड आउट करने की बात आए और ऐसा लीज रेंट जो लेसर की रिक्वायर्ड रिटर्न फुलफिल करे, तो हम क्या करेंगे, ये पांचों की पांचों कंपोनेंट लेसर के एंगल से जो हैं एज इट इज लेंगे। बस एक बात ध्यान करेंगे, जब लीज रेंट लेंगे ना, लीज रेंट, तो लीज रेंट की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, एक्स रख लेंगे, एक्स। और जैसे ही आप लीज रेंट की वैल्यू एक्स रखोगे, ऑल अदर कैलकुलेशन नॉर्मल वे में करोगे और एनपीवी को जीरो रख के, एनपीवी को जीरो रख के आप एक्स की क्या निकाल दोगे, वैल्यू निकाल दोगे। ये सेम काम हम एक टॉपिक में करते थे जिसका नाम था सेंसिटिविटी। ध्यान है, एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल बस्टिंग में, एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल बस्टिंग में जिसका नाम क्या था, सेंसिटिविटी एनालिसिस था, जिसका नाम क्या था, सेंसिटिविटी एनालिसिस था। तो ये आप बड़े ध्यान से दोस्तों मेरे साथ चेक कर ले, सेंसिटिविटी एनालिसिस, एनपीवी जीरो रख के लीज रेंट की वैल्यू एक्स फाइंड आउट हो जाएगी, लीज रेंट की वैल्यू एक्स फाइंड आउट हो जाएगी। आओ मैं आपको मेन बातें
इस चैप्टर की नोट डाउन करवा देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ, इस चैप्टर की समरी को लिखना स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर वन है कंपैरिजन ऑफ लीज ऑप्शन एंड बैंक लोन ऑप्शन। कंपैरिजन ऑफ लीज ऑप्शन एंड बैंक लोन ऑप्शन। मेन पॉइंट मेरे साथ लिख लो, कंपैरिजन ऑफ लीज ऑप्शन एंड बैंक लोन ऑप्शन। आओ जी, कंपैरिजन ऑफ लीज ऑप्शन एंड बैंक लोन ऑप्शन। और ये किसके एंगल से है, ये ध्यान रखना, ये है फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, ये है फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन लीज ऑप्शन और सेकंड वन बैंक लोन ऑप्शन। बैंक लोन ऑप्शन, लीज ऑप्शन। और ये ध्यान देने वाली बात है कि लीज ऑप्शन के अंदर दो चीजें होंगी, बैंक लोन ऑप्शन के अंदर 5 चीजें होंगी। बस इन 2 और 5 चीजों को याद कर लो, क्या क्या होंगी भाई। पहली चीज होगी लीज रेंट, दूसरी चीज होगी टैक्स की सेविंग, और यहाँ 5 चीजें क्या होंगी भाई साहब, प्रिंसिपल। दूसरी चीज क्या होगी, इंटरेस्ट। तीसरी चीज क्या होगी, ये लिख लो फटाफट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। और फोर्थ क्या होगा, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। और फिफ्थ क्या होगा, सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट में ध्यान करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर की समरी में, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप फटाफट मेरे साथ नोट करें। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम ये कहना चाहते हैं, वी फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट आउटफ्लो, we find out present value of net outflow in point number 1 by using lessee RR, by using lessee RR। और लेकिन when lessee RR इज नॉट गिवन, भाई लेसी की आरआर नहीं दे रखी, ओ लेसी की आरआर नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, ओ भाई हवन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट नेट ऑफ टैक्स यूज करेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 2 है इंपॉर्टेंट का। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 है द लीज रेंट। पॉइंट नंबर 3 है द लीज रेंट। द लीज रेंट may be payable, the lease rent may be payable in beginning, middle, या फिर एंड ऑफ द ईयर, या मंथली भी हो सकता है, कुछ भी हो, एंड ऑफ द ईयर। but tax saving, but tax saving on, फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, but tax saving on lease rent
but tax saving on lease rent, always consider at the end of the year, at the end of the year. बस फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई साहब इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं? तो इंस्टॉलमेंट पर एनम निकालने का फॉर्मूला है, जो भी आपका लोन अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर और एन से। फिफ्थ मेन पॉइंट, सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स। सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स कैसे निकलती है? तो ये निकलती है सैल्वेज वैल्यू जो भी है प्लस माइनस टैक्स एडजस्टमेंट, है ना, टैक्स की पेमेंट या फिर टैक्स सेविंग, एज द केस में भी। टैक्स पेमेंट है तो माइनस कर दो, टैक्स की सेविंग है तो प्लस कर दो। देन पॉइंट नंबर सिक्स, फ्रॉम lesser point of view, the topic is similar to capital बजटिंग डिसीजन फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये हुआ दैट इज वी फाइंड आउट, फटाफट, मैराथन का मतलब ही यही है बेटा, क्विक रिवीजन, क्विक एंड फास्ट मैराथन, एकदम पूरा चैप्टर खत्म, डिटेल में तो पढ़ते ही रहेंगे हम। दैट इज वी फाइंड आउट एनपीवी ऑब्लिक IRR टू लेसर। और ये बात यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कैश फ्लो यहां पर भी 5 होते हैं। अरे 5 कौन से होते हैं भाई? एसेट कॉस्ट। क्या होते हैं? एसेट कॉस्ट। दूसरा क्या होता है? लीज रेंट। अब क्या इनफ्लो क्या आउटफ्लो आपको मैं बता चुका हूँ, ये तो समरी है याद रखने के लिए कि लास्ट समय में एग्जाम जाते समय इन पॉइंट को हाथ में लेके चलो और रिवाइज करते रहो, मन ही मन गुनगुनाते चलो। एसेट कॉस्ट, लीज रेंट, टैक्स, पेमेंट ऑन लीज, रेंट। फोर्थ, टैक्स, सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन। और फिफ्थ एंड लास्ट सैल्वेज वैल्यू नेट ऑफ टैक्स। तो ये आपको बड़े ध्यान से चेक कर लेना है। फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू 5 चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों छोटा सा ये चैप्टर था जो मैंने आपको कवर करवाया, जो आपको एक पॉइंट्स लिखवा के समझाया, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिख लो। ये कितने पॉइंट हो गए? 6। एक 7 नंबर पॉइंट और लिख लो। 7 पॉइंट, बाय कीपिंग एनपीवी एट 0 लेवल,
by keeping NPV at zero level, we find out balancing figure of lease rent. We find out balancing figure of lease rent on which lesser required return is fully recovered या सेटिस्फाइड। ठीक है, फुल्ली रिकवर्ड। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लें। अच्छा, इनडिफरेंस पॉइंट का भी एक पॉइंट कोई नहीं, लिखवा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक नंबर 8 फ्रॉम लेस, पॉइंट नंबर 8 लिख लो, फ्रॉम लेसी point of view at indifference point from lessee point of view at indifference point, the value of present value of net outflow under lease option and bank loan option are same। तो ये दोस्तों आपको बड़े ध्यान से बातें चेक कर लेनी है। सारे के सारे 8 के 8 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। लीजिंग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, इन 8 बातों को ध्यान में रख के थोड़ी सी अगर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 बातों को ध्यान में रख के थोड़ी सी अगर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो दोस्तों ध्यान से फटाफट, तो ध्यान से देखें दोस्तों, मेरे को लगता होगा ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। देखो, अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, एसएफएम की मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम में एक भी चीज़ बाहर से नहीं आएगी। आप डिटेल में एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया रेगुलर क्लास में वो करें, मैराथन क्लास करें, एमसीक्यू अभी मैं आपको कराऊंगा एक प्रैक्टिस के लिए। वैसे एमसीक्यू कोई आसमान से नहीं गिरते, इन्हीं डिटेल और रेगुलर क्लासेज में से ही एमसीक्यू के आंसर आएंगे। इन्हीं डिटेल एंड रेगुलर क्लास के नोट से ही आपके एमसीक्यू के आंसर आएंगे। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बस फोकस आपको ये करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी के साथ टाइम दे अपने सब्जेक्ट पे। सीएमए, सीए, सीएस बहुत आसान कोर्स हैं, बस सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से ईच एंड एवरी चीज़ को कवर करना है आपको। और कवर करने का एक ही तरीका है, अपना टाइम इंक्रीज कर दो स्टडी के ऊपर, तो दोस्तों ये छोटा सा लीजिंग था, एज पर कंसेप्ट और एज पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने आपको बता दिए, और लीजिंग ख़त्म भी होता है। प्लस आपके जो भी डाउट है मैं एक एक करके
आपको मौका देता हूं, जब तक ये सेशन चलेगा आप मेरे से पूछें, कोई भी आपका डाउट है तो सभी के सभी जो जुड़े हुए हैं मैं एक बार देख लेता हूं, तो 1 बाय 1 करके पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जी शुरुआत करते हैं विनायक गुप्ता जी से। तो विनायक गुप्ता जी, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी चीज़ें हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल जी नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सभी अपना माइक कर सकते हैं अनम्यूट, कोई दिक्कत नहीं है। सभी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका डाउट हो मेरे से पूछ सकते हैं, और जो भी मीटिंग लेफ्ट करना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई भी डाउट हो पूछ लो सर आप। बिजनेस वैल्यूएशन नो इशू फ्रॉम अगर मैं बात करूं फ्रॉम 23 अगस्त ऑनवर्ड, मीन्स आफ्टर रक्षाबंधन we start the business valuation in the morning and all timings with confirm and proper information provided to all of the student in our telegram channel CA Nitin Rajpal. तो wait for the 23 August in the morning, class is confirmed and timing provide to you in telegram channel in 1-2 days, no any issue. ओके थैंक ओके सर। और बताओ जी, कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, बाकी सारे MCQ चैप्टर मैं लाता रहूँगा। बाकी आप CA नितिन राजपाल टेलीग्राम से जुड़े रहें, वहाँ पर आपको पल पल भर की अपडेट आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैट आपकी देख लेते हैं, अगर कहीं पर कोई चैट आपकी है तो उसे भी देख लेते हैं। हेलो सर नमस्ते, ठीक है। कैपिटल बजटिंग का थर्ड पार्ट जया प्रजापति, हम कोई दिक्कत नहीं है, वो अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में। इंडिफरेंस पॉइंट हो चुका है। प्रीति जायसवाल थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी, तो आपको भी, सभी को थैंक यू। देन हम आज का सेशन दोस्तों यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ओके दोस्तों, देन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आपसे बात करेंगे।